Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss 50 MCQs related to agronomy. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर अलाइड कोर्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि आईसीआर जीआरएफ एग्जाम्स, एएसआरबी नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, state horticulture exam, AHO, DHO exams, state food safety officer exams, FSSI and all related exams, FCI AGM, FCI AG3, Cotton Corporation of India exams, IBPS AFO exam, NABARD exam, RRB, Fisheries exam, Forestry exams, State Assistant Manager Engineer या Junior Engineer exams, DDA, DSSB SO, Horticulture exam and many more exams. तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये सब के कोर्स अवेलेबल है। और इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलेंगे, तो इस कोर्स में आपको दिया जाएगा ई बुक्स जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा। इसमें आपको वीडियो सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपको यूट्यूब क्लासेस दिए जाएंगे एंड क्लास नोट्स मिलेंगे। इसमें एक आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेंगे और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे जो कि पूरा सिलेबस को कवर करेगा। यहाँ पे आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा जिससे आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सीक्वेंस बनाया गया है। काफ़ी बच्चों ने हमारा कोर्स लिया है जिसके वजह से उनका काफ़ी अच्छा रैंक आया था और उनका काफ़ी ऑफिसर एग्जाम्स में जो है सिलेक्शन भी हुआ है। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। कोर्स को परचेस करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे आप जाके जो है हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप। वहाँ पे आपको सारे कोर्स की जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे परचेस करने का ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या फिर किसी भी कोर्स का डिटेल्स चाहिए तो आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइस क्रॉप नीड्स। जो राइस क्रॉप है इसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो राइस को जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राइस है इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और ये बेस्ट सूटेड रहता है वैसे रीजन में जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है, प्रोलॉन्ग सनशाइन रहता है एंड एश्योर सप्लाई ऑफ वाटर रहता है। जो एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर होता है थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ द क्रॉप वो रेंज करता है 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहता है जो क्रॉप टॉलरेट कर सकता है वो कितना रहता है 400 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द राइस वैरायटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स। जो राइस वैरायटीज होती है जो इंडिया में जो इंडिया में ग्रो होता है, किस टाइप का राइस वैरायटीज जो है इंडिया में ग्रो होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिका। तो जो राइस है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। और आइस सटाइवा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 2n=24 यहाँ पे जो है क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है। जो इसका सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कहाँ पे राइस का, तो सबसे ज्यादा इंडिया में होता है एरिया वाइज, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडोनेशिया। ये एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ध्यान रखना है कि एरिया वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले इंडिया, देन चाइना, फिर इंडोनेशिया। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना होता है, वहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद इंडिया, देन इंडोनेशिया। और प्रोडक्टिविटी की बात किया जाए तो वहाँ पे सबसे ज्यादा आता है यूएसए, देन जापान, देन चाइना। इंडिया में जो है एरिया वाइज जो है सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है राइस, तो वो है वेस्ट बंगाल, देन यूपी, उसके बाद बिहार। और प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो वो आता है वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन आंध्र प्रदेश। एरिया में क्या था, थर्ड नंबर पे बिहार आ रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन में जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ रहा है। और जो प्रोडक्टिविटी है सबसे ज्यादा जो है स्टेट दिखाता है पंजाब, जो दिखाता है 34 क्विंटल पर हेक्टेयर। जो जीनस ओराइजा है यहाँ पे 24 स्पीशीज देखने को मिलती है, उसमें से जो है दो जो है कल्टीवेट किया जाता है। कौन सा दो स्पीशीज, तो ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लैबेरिमा जो है ये दोनों जो स्पीशीज है इसको कल्टीवेट किया जाता है। जो ओराइजा सटाइवा है इसको ना इसमें तो एक तो ये डिप्लॉयड रहता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n/24 देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकॉर्डिंग टू थ्री मेन ज्योग्राफिकल रेसेस। पहला है इंडिका। इंडिका जो है ये ग्रोन किया जाता है थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इन इंडिया। और ये कैरेक्टराइज किया गया है बाय द टॉल स्टैचर, वीक स्टेम, इलोंगेट रेंज,
ड्रूप लीव्स, लो प्रोडक्टिविटी एंड ये जो है इररिस्पॉन्सिव रहता है हाई इनपुट कंडीशन से। दूसरा है जेपोनिका, ये ग्रो किया जाता है टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान में। ये कैरेक्टराइज होता है बाय द शॉर्ट स्टैचर, स्टडी स्टेम, नैरो इरेक्ट एंड डार्क ग्रीन लीव्स, रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशन, और इसके पास जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है। इसका जो ग्रेन शेप होता है वो ओवल रहता है और राउंड भी वैरी कर सकता है, ओवल टू राउंड जो यहाँ पे ग्रेन शेप होता है। उसका तीसरा है जवानिका, इसको हम लोग बालू राइस भी बोलते हैं। ये मेनली ग्रो होता है इंडोनेशिया में, इसमें फ्यू टिलर्स पाए जाते हैं। ये जो है मैनी ऑन्स इसमें रहता है और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड है। तो ये जो है तीन जोग्राफिकल रेसेस है और आयदा सटाइवा के। और जो इंडिका है ये इंडिया में मेनली ग्रो होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में कौन सा ग्रो होता है, तो इंडिका। और जो जैपोनिका है ये ग्रो होता है कहाँ पे, जापान में। और जो जवानिका है ये कहाँ ग्रो होता है, ये होता है इंडोनेशिया में। तो आपको इतने पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड बीट इज। तो क्या कह रहा है, जो साइंटिफिक नेम किसका, कॉमन ब्रेड बीट का यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिटिकम एस्टिवम। जो वीट है इसका साइंटिफिक नेम होता है वीट का ट्रिटिकम स्पीशीज, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो वैरी करता है। जैसा स्पीशीज होता है वैसा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है। जैसे कि जो ट्रिटिकम एजिलोपॉइड्स है वहाँ पे 2n/14 देखने को मिलता है, 2n/14। और आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ट्रिटिकम मोनोकोकम में भी 2n/14 देखने को मिलेगा। जो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है वहाँ पे 2n/28 देखने को मिलता है। और जो ट्रिटिकम स्पेल्टा होता है या फिर ट्रिटिकम वल्गैरी बोल सकते हैं या फिर एस्टिवम, यहाँ पे 2n/42 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो इंडिया में जो है ट्रिटिकम स्पीशीज जो है वेरियस वीट को ग्रो करते हैं वेरियस पर्पस के लिए। तो जैसे कि सबसे पहले आता है कि ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है एक तरह का मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है। तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम एक तरह का मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है, ये जो है प्रेजेंटली ग्रो करता है इन इंडिया सब जगह पे, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन ब्रेड वीट। ये जो इसको बनाया गया है ये जो है इवॉल्व हुआ है बाय द डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग ऑफ मैक्सिको एट CIMMYT। इसके बाद एक आता है इंडियन ड्वार्फ वीट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। इसको कहते हैं क्लब वीट वेस्टर्न कंट्रीज में, और ये ग्रो किया था लिमिटेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और ये जो है वेरी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट हेड्स में रहता है। एक होता है मार्कोनी वीट, उसको बोलते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम या ड्यूरम वीट जो है बोला जाता है मार्कोनी वीट को। ये काफी पुराना है और ये बेस्ट वीट है फॉर द ड्रॉट कंडीशन, और इसको रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन में भी इसको मतलब ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद जो है इसको यूज करते हैं फॉर सेमोलिना प्रिपरेशन, मतलब जो सूजी जो बनाते हैं यहाँ पे मार्कोनी वीट से ही जो ये बनता है। उसके बाद सेमिया, स्पैगेटी, वर्मिकुलाई, ये सब जो है मार्कोनी वीट से ही प्रिपेयर होता है। जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज है मार्कोनी वीट के वो क्या क्या है, तो मालविका HD4530, जयराज, मेघदूत, ये सब जो है मार्कोनी वीट का वेराइटी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीट ग्रोन जो है इन कंट्री जो है वो कौन है, मार्कोनी वीट। ये कहाँ कहाँ इंडिया में ग्रो होता है, तो ये मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में जो है इसको ग्रो किया जाता है। एक है इमर वीट, इमर वीट क्या होता है, ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं। ये जो है ग्रो किया जाता है इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। और ये गुड है फॉर द साउथ इंडियन डिश जिसको हम लोग बोलते हैं उपमा। ये जो वीट है इसको हम लोग रावा भी बोलते हैं या फिर हम लोग सांबा वीट भी बोलते हैं साउथ स्टेट्स में। तो आपको इतने पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ नंबर, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन। तो जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरो। जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो। शुगर केन का साइंटिफिक नेम है सैचरम ऑब्सिनेरियम, और जो सैचरम ऑब्सिनेरियम है इसको हम लोग नोबल केन भी बोलते हैं। जो शुगर इंडस्ट्री है वो लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है आफ्टर द टेक्सटाइल इन इंडिया। इंडिया में 2006 में जो है 582 शुगर फैक्ट्रीज जो है वो थे, जो कि मैक्सिमम थे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में टोटल 134 शुगर फैक्ट्रीज थे। और 2006 में जो इंडिया में टोटल कितने शुगर फैक्ट्रीज थे, तो 582। एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया में एरिया जो है ग्रो करता है शुगर केन, उसके बाद ब्राजील, देन क्यूबा। प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा पहला नंबर ब्राजील का, उसके बाद इंडिया, देन चाइना। और प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा आता है पेरू का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। पेरू में कितना होता है, 115 टन पर हेक्टेयर। जो ये शुगर केन है ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है या फिर ग्रामनी भी बोल सकते हैं। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n/80 होता है, और ये पेरिनियल प्लांट है। और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है शुगर केन का वो क्या होता है, एरो।
जो कि ओपन रहता है, ब्रांच पैनिकल, ओपन ब्रांच पैनिकल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये जो है शुगर केन एक सीफो प्लांट है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट यहाँ पे देखने को मिलता है। जो शुगर केन है ये ट्रॉपिकल प्लांट है, और ये ज्यादा यील्ड देता है इन सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जो इसलिए जो सदर्न इंडिया है वो आइडियल है शुगर केन कल्टिवेशन के लिए। शुगर केन का ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो शुगर केन का ओरिजिन हुआ है न्यू गिनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज। तो क्या बोल रहा है कि जो सीड रेट है हाइब्रिड मेज का वो कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 to 25 केजी पर हेक्टेयर। तो सीड रेट जो चाहिए होता है हाइब्रिड मेज के लिए वो 20 to 25 केजी पर हेक्टेयर वैरी करता है। जो मेज है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो मेज का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज। इसके जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो होता है 2n²20। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो ये सेंट्रल अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है। ये जो मेज है ये एक तरह का नॉन टिलर प्लांट है, और ये जो मेज होता है ये मेनली कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। जो मेज होता है वो येलो कलर क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि क्रिप्टोजांथीन जो है ये कंपाउंड पाया जाता है, जिसकी वजह से जो मेज का कलर होता है वो येलो होता है। जो मेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं, और ये पॉजेस करता है हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल। इसी की वजह से जो है मतलब सीरियल्स में जो है इसका सबसे ज्यादा हाई यील्ड पोटेंशियल देखा गया है। इसकी वजह से जो है इस मेज को जो है क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। जो मेज का ग्रेन होता है वो कंटेन करता है 10% प्रोटीन, 4% ऑयल, 70% कार्बोहाइड्रेट। जो मेज प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन, और ये डेफिशिएंट रहता है ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन एमिनो एसिड्स में। जो मेज होता है इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द जर्मिनेशन इज 21 डिग्री सेल्सियस। और जो मेज है ये पर्टिकुलरली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग से, तो इसलिए हम लोग को खासकर ध्यान रखना है जब भी हम लोग मेज ग्रो करें तो वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना है। और यहाँ पे जो है सेमिनल रूट्स प्रेजेंट रहते हैं मेज में, जो कि नरिश करते हैं सीडलिंग प्लांट्स को। मेज जो है एक तरह का मोनोशियस प्लांट्स है, मतलब कि और इसके पास क्या होता है? मेज के पास दो डिफरेंट इंफ्लोरेसेंस भी प्रेजेंट रहते हैं। जो आइडिया है हाइब्रिड मेज का वो फर्स्ट किसने कंसीव किया था? तो ईएम ईस्ट एंड जीएस शेल ने 1910 में जो है बाय सिंगल क्रॉस टेक्निक से जो है यहाँ पे आइडियल ये हाइब्रिड मेज प्रोड्यूस किया था अमंग द इनब्रेड लाइंस। और जो डीएफ जोन्स थे 1920 में उन्होंने प्रपोज किया था डबल क्रॉस टेक्निक फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर, विच इज द लीडिंग स्टेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ग्राउंडनट। तो कौन सा लीडिंग स्टेट है ग्राउंडनट प्रोड्यूस करने में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। जो ग्राउंडनट है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है गुजरात में। ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम है अराचिस हाइपोजिया। इसको हम लोग पीनट भी बोलते हैं, या अर्थ नट भी बोलते हैं, या फिर मंकी नट भी बोलते हैं। ये सब कॉमन नेम है ग्राउंडनट का। और एरिया वाइज देखिए तो सबसे ज्यादा जो है कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है ग्राउंडनट? तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, देन तमिलनाडु। प्रोडक्शन वाइज देखे तो सबसे ज्यादा गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। प्रोडक्टिविटी देखे तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी ग्राउंडनट की वो कहाँ होती है? तमिलनाडु में 17 क्विंटल पर हेक्टेयर जो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। और इसका जो ग्राउंडनट का ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो इसका ओरिजिन हुआ है ब्राजील में। एरिया वाइज देखे पूरा होल वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा जो एरिया है ग्राउंडनट का वो कहाँ है? इंडिया में, उसका चाइना, देन नाइजीरिया। और प्रोडक्शन वाइज देखे तो सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है ग्राउंडनट का? तो चाइना में, उसका इंडिया, देन नाइजीरिया। यहाँ पे जो है दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है ग्राउंडनट में। एक होता है बंच टाइप जिसको इरेक्ट टाइप भी बोलते हैं, और एक होता है स्प्रेडिंग या फिर ट्रेलिंग टाइप। जो बंच टाइप होता है इसको बोलते हैं अराचिस हाइपोजिया वर फास्टिगेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और जो स्प्रेडिंग टाइप का होता है इसको साइंटिफिक नेम क्या है? अराचिस हाइपोजियल वर प्रोक्यूम्बेंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो है ये ध्यान रखना है कि जो ग्राउंडनट है यहाँ पे 45% ऑयल कंटेन करता है, और 26% प्रोटीन कंटेन करता है। कहाँ पे? तो कर्नल्स में। जो ऑयल केक होता है ग्राउंडनट का कंटेन करता है 7.3% नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर, इन इंडिया फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज स्टैब्लिश इन। तो इंडिया में जो है फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब स्टैब्लिश हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1881। तो 1881 में जो है फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट बना था एग्रीकल्चर का। तो जो फमीन कमीशन रिकमेंड किया था उन्होंने कि यहाँ पे क्रिएट किया जाए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और उसको सेपरेट डिपार्टमेंट दे दिया गया था इन 1881। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में जो है इंडिया के पास जो है अटैच डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड कॉमर्स रहता था, जो कि 1871 में बना था। लेकिन 1881 में क्या हुआ था? जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर उसको सेपरेट कर दिया गया, और उसको फर्दर जो है 1923 में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ जो है कंबाइन कर दिया गया, और उसको फिर फॉर्म किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर, येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो जो येलो रिवॉल्यूशन है किससे एसोसिएटेड है? तो जो येलो रिवॉल्यूशन है ये मेनली एसोसिएटेड है सॉल्ट ऑयल सीड प्रोडक्शन में।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल सीड्स प्रोडक्शन। ऑल सीड में मेनली मस्टर्ड से। तो जो रिवोल्यूशन है ये लॉन्च हुआ था 1986 टू 1987, जो कि ये फोकस करता था कि इंक्रीज किया जाए प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स में, जैसे कि मस्टर्ड एंड सीसेम सीड्स, सो दैट कि हम लोग सेल्फ रिलायंस इसमें अचीव कर सकें। इसी को हम लोग बोलते हैं येलो रिवोल्यूशन। जो सैम पिट्रोडा है, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया। जो येलो रिवोल्यूशन है ये टारगेट करता है 9 ऑयल सीड्स को, जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सैफलावर, सीसेम, सनफ्लावर, नाइगर, लिनसीड एंड कैस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज सीफो प्लांट? सीफो प्लांट कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शुगर केन। जो शुगर केन है ये एक तरह का सीफो प्लांट है। जो सीफो प्लांट होता है वो एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे जो साइकिल फॉर्म होता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करता है इनटू द 4 कार्बन शुगर कंपाउंड, सो दैट कि वो कैल्विन साइकिल में इसको यूज हो। मतलब जो कैल्विन साइकिल में यहाँ पे जो एंटर करेगा वो कैसा कंपाउंड होगा? तो 4 कार्बन शुगर कंपाउंड रहेगा। और सीफो साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लेक पाथवे भी बोलते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ये काफी ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं हॉट ड्राई क्लाइमेट्स में, और ये बहुत सारा एनर्जी जो है यहाँ पे बनाते हैं। बहुत सारे फूड जो हम लोग खाते हैं जैसे कि कॉर्न, पाइनएप्पल, शुगर केन, ये सब क्या है? सीफो प्लांट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन पर एनम इन अ गिवन एरिया मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स दी। तो जो नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन कर रहे हैं पर एनम, मतलब कि एक साल में जो भी नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन कर रहे हैं किसी भी गिवन एरिया में, अगर उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या देगा? तो ये क्रॉपिंग इंडेक्स देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रॉपिंग इंडेक्स। तो क्रॉपिंग इंडेक्स होता है यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ क्रॉप जो हम लोग ग्रोन कर रहे हैं पर एनम, मतलब एक साल में कोई भी पर्टिकुलर गिवन एरिया में, उसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे जो है ये देता है क्रॉपिंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर, द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द प्लांट आफ्टर विच नो फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर अकर्स इन द इकोनॉमिक पार्ट इज नोन एज। तो क्या कह रहा है कि जब भी डेवलपमेंट स्टेज है किसी भी प्लांट में, अगर वहाँ वो जो है नहीं होगा, मतलब डेवलपमेंट स्टेज प्लांट हो गया उसके बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे कोई भी इंक्रीज इन ड्राई मैटर नहीं देखने को मिलेगा। ड्राई मैटर में जो इसका अमाउंट वो नहीं इंक्रीज होगा, और जो है ये कहाँ पे होगा? इकोनॉमिक पार्ट में होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी क्या होता है? तो फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी जो है ये मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे जो ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन है किसी भी कर्नल्स या फिर सीड में, वो बंद हो जाएगा। और क्या होगा कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्रेन्स जो है वहाँ पे फीलिंग जो प्रोसेस होता है वो नहीं होगा। और वहाँ पे क्या होगा? जो ब्लैक लेयर फॉर्मेशन है वो टिप में देखने को मिला है किसी भी कर्नल, या फिर इससे पता चलता है कि ये जो गुड इंडिकेटर है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का, कहाँ पे? कॉमन ग्रेन सॉर्गम में। तो ये मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि अगर कॉर्न कॉर्न मतलब कि मक्का, और जो सॉर्गम के जो ग्रेन होते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो गई है? तो यहाँ पे एक ब्लैक लेयर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कर्नल के टिप में। इससे जो है ये पता चल जाएगा कि ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी ये अटेन कर चुका है। और फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होता क्या है? तो ऐसा टाइम जहाँ पे जो ड्राई मैटर है उसका एक्यूमुलेशन जो है वहाँ पे नहीं होगा किसी भी कर्नल से या फिर सीड में, जो यहाँ पे ड्राई मैटर का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। और वहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रेन है वहाँ पे फिलिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो क्रॉप है ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी अटेन कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग क्या करते हैं वाटर टेबल के डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग पेजोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को मेजर कर पाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेजोमीटर। तो पेजोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे जो हम लोग मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि अल्टीमीटर, जिससे हम लोग हाइट मेजर करने में हेल्प करता है। एंड्रॉइड बैरोमीटर, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। एनिमोमीटर, जैसे विंड स्पीड मेजर करते हैं। बेफोर्ड स्केल, जिसे विंड फोर्स इन सी को मेजर करते हैं। एक होता है कैम्बल स्टॉक, जिसको हम लोग ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन जो है मेजर करते हैं। एक होता है डायनेमोमीटर, ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक होता है क्रेस्कोग्राफ, ग्रोथ ऑफ प्लांट को यहाँ पे मेजर करते हैं। ये कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर, वीट दैट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ क्रॉप इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो ऐसा वीट जो कि इंटीग्रल पार्ट बन चुका है क्रॉप इकोसिस्टम का, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट वीट। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैटेलाइट वीट। तो सैटेलाइट वीट क्या होता है कि जो वीट्स जो है वो मैच्योर होते हैं उसी टाइम पे, जब उसी टाइम पे मैच्योर होते हैं, उसके जो हाइट है वो अलोंग विद द क्रॉप ग्रो होते हैं, ठीक है। और जो सीड्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं मेन क्रॉप से, और उसको क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है कि जो
ये कौन सा सीड है, मतलब उसको डिफिकल्ट होता है कि उसको सेपरेट करना कि ये वीट का सीड है कि मेन क्रॉप का सीड है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेटेलाइट सीड वीड। तो सेटेलाइट वीड मतलब क्या कि ऐसे वीड जो मेच्योर होता है द सेम टाइम एंड हाइट, जो कि क्रॉप का उस टाइम जो है टाइम रहता है मेच्योर होने का, वही हाइट भी अटेन कर लेता है। और जो वीट के सीड है और जो मेन क्रॉप के सीड है, वो दोनों सीड जितने काफी सिमिलर होते हैं कि उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सैटेलाइट वीड, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है क्रॉप इकोसिस्टम का। तो सैटेलाइट वीड जो है इसका एग्जांपल आ जाएगा जैसे एवेना, फटुआ एंड बार्ली, ये जो है सैटेलाइट वीड का एग्जांपल है। एक होता है नॉक्शियस वीड। नॉक्शियस वीड क्या होता है, एक ये अनडिजायबल वीड है या फिर ट्रबलसम वीड है, और ये डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने में, जैसे कि साइप्रस स्पीशीज, सैराडोन डक्टाइलॉन, पार्थिनियम स्पीशीज। एक होता है ऑब्जेक्शनल वीट। ऑब्जेक्शनल वीट क्या होता है कि ऐसे वीट जिसको जो प्रोड्यूस होता है सीड, जो कि डिफिकल्ट होता है सेपरेट करने में, अगर वो एक बार मिक्स हो गया क्रॉप सीड में, क्योंकि इसका रिसेम्बलेंस जो है काफी ज्यादा होता है विद क्रॉप सीड। जैसे कि वाइल्ड ओट, एवना फटुआ जो है ओट में जो है ये ऑब्जेक्शनल वीट जैसा काम करता है। एक है डोडर, मतलब कसकटा स्पीशीज, ये ल्यूसर्न सीड में जो है ये ऑब्जेक्शनल वीट का मतलब एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय कटिंग ऑफ बिलो द सॉइल सर्फेस इज कॉल्ड। तो अगर हम लोग वीड्स का कटिंग कर रहे हैं बिलो द सॉइल सर्फेस, मतलब कि जैसे ये सॉइल सर्फेस है, अगर यहाँ पे वीड का अगर पूरा ग्रो हो रहा है, तो अगर इसी पूरे पार्ट को अगर हम लोग कट कर देते हैं, पूरा रिमूव कर रहे हैं बिलो द सॉइल सर्फेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्पडिंग। मतलब कि बिलो द सॉइल सर्फेस जो है यहाँ पे हम लोग वीड्स को हटा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पडिंग। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डिगअप करते हैं या फिर कटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्पेड, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीड्स को जो है रिमूव कर पाते हैं बिलो द सॉइल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज कॉल्ड। तो वीट का इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, तो वीट का इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पाइक। तो ध्यान रखना है कि जो वीट है इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है ईयर, या फिर इसको स्पाइक भी बोलते हैं, और जो वीट का जो सीड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वीट है इसका इसके सीड को क्या बोलते हैं, वीट के सीड को हम लोग कैरियोप्सिस बोलते हैं, इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग ईयर या फिर स्पाइक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द ओरिजिन ऑफ मेज इज। तो मेज का ओरिजिन क्या कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रॉपिकल अमेरिका। तो जो ट्रॉपिकल अमेरिका यहाँ पे जो है मेज का ओरिजिनेशन हुआ है। मेज का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, तो जिया मेज इसका साइंटिफिक नेम है। और ये इसका क्रोमोसोम नंबर 2n20 होता है। और जो मेज एक तरह का नॉन टिलर प्लांट है, ये जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और जो मेज का येलो कलर होता है, क्यों होता है, ट्रिप्टोजैंथिन की वजह से। इसके अलावा कुछ वैरायटीज देख लेते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है 1961 में 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड को रिलीज किया गया, जैसे कि गंगा 101, डेक्कन एंड रंजीत, ये सब जो है रिलीज किया गया था अंडर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज। उसके बाद एक माही कंचन, माही धवन है, जो कि वैरायटीज है मेज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम राजस्थान। टॉप क्रॉस के वैरायटीज कौन कौन सा आ जाएंगे, तो गंगा 2, हाई स्टार्च, ये दोनों जो टॉप क्रॉस के वैरायटीज हैं। 1967 में 6 कंपोजिट वैरायटीज को रिलीज किया गया था, किसको किसको, तो विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर, सोना, ये सब क्या है, कंपोजिट वैरायटीज है, जो कि 1967 में रिलीज किया गया था। 1971 में जो लाइसिन लाइसिन रिच ओपेक 2 कंपोजिट प्रोटीना एंड शक्ति रतन, ये सब वैरायटीज को रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर, कॉटन इज ससेप्टेबल टू। तो जो कॉटन है ये किससे ससेप्टेबल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2,4-D। तो जो कॉटन है ये ससेप्टेबल है 2,4-D से। कॉटन जो है इसका साइंटिफिक नेम आता है गॉसिपियम स्पीशीज। कॉटन को हम लोग वाइट वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर भी बोलते हैं। जो बीटी कॉटन ये काफी इफेक्टिव रहा है अगेंस्ट कंट्रोलिंग ऑफ द बॉलवर्म पेस्ट। इंडिया में जो है बीटी कॉटन जो है ग्रो किया था अबाउट 11.6 मिलियन हेक्टेयर में। और ये जो है मोर देन 95% टोटल कॉटन एरिया जो है ये होता है इन 2014 के अकॉर्डिंग। कॉटन का ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो कॉटन का ओरिजिन हुआ है इंडिया में। एरिया वाइज देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया जो है ये प्रोड्यूस करता है कॉटन। उसके बाद यूएसए है यहाँ पे इसका एरिया सेकंड नंबर पे, उसके बाद चाइना। प्रोडक्शन वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है चाइना, उसके बाद यूएसए, देन थर्ड नंबर पे इंडिया। इंडिया में भी देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जो है वो एरिया वाइज में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र में कॉटन का, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन गुजरात। अब प्रोडक्शन वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है कॉटन को, तो महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा। तो जो कॉटन की फैमिली है ये किससे बिलोंग करती है, तो मालवेसी से। और जो कल्टिवेटेड कॉटन होता है वो एक तरह का एनुअल प्लांट है। यहाँ पे जो है आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा।
यहाँ पे कॉटन में दो तरह के ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, एक होता है मोनोपोडियल, एक होता है सिम्पोडियल। मोनोपोडियल मतलब क्या कि ये जो है ऑक्सिलरी बर्ड यहाँ पे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव ब्रांचेस। और सिम्पोडियल मतलब क्या है, यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होता है। क्लासिफिकेशन अगर इसका देखें तो यहाँ पे 20 स्पीशीज ऑफ कॉटन में से जो है 4 ही हम लोग कल्टीवेट करते हैं। किसको किसको कल्टीवेट करते हैं, तो गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस, ये सबको हम लोग यहाँ पे ये 4 जो है कल्टीवेटेड क्रॉप है कॉटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी इज पब्लिश्ड बाय। जो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इसको पब्लिश किया जाता है बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ISA, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ISA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर। द बुक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड बाय। जो बुक है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो ये पब्लिश किया गया है बाय द आर्थर यंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर्थर यंग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनुअल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक है ये किसने लिखा है, तो ये साइंटिस्ट आर्थर यंग ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड। कौन सा जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड का एग्जाम्पल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेनिल। तो मोड ऑफ एक्शन के बेस पे जो है दो हर्बिसाइड यहाँ पे डिफाइन हुआ है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड एंड सिस्टमिक हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड मतलब कि क्या, ऐसे हर्बिसाइड जो जो बहुत काफी कम लेस मोबिलिटी शो करते हैं और ये किल करते हैं प्लांट्स को प्राइमरली बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आके जो है यहाँ पे प्लांट्स को किल करते हैं विद इन द प्लांट टिश्यू। एग्जाम्पल क्या है, पैराक्वेट, डाइक्वेट, प्रोपेनिल, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीफ्लोरोनेट, ये सब क्या है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। एक होता है सिस्टमिक या फिर ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, ऐसे हर्बिसाइड जो कि मूव करते हैं विद इन द प्लांट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो दैट कि ये जो है यहाँ पे इसको मार सके। तो जो हर्बिसाइड से यहाँ पे क्या करता है, ये मूव करता है प्लांट्स के अंदर ही मूव करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द वेरिएबल एक्सटेंट। यहाँ पे जो है जितने भी सब हर्बिसाइड आ जाएंगे एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट जो कि सिस्टमिक in नेचर रहता है, जैसे कि 2,4-D, एट्राजीन, पेंडिमिथालिन, ग्लाइकोफॉसेट, मेट्रीबुजीन, ये सब क्या है, सिस्टमिक हर्बिसाइड है। एक जो एट्राजीन हर्बिसाइड है ये दोनों का एग्जांपल है सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एट्राजीन हर्बिसाइड है ये जो है सिस्टमिक भी है एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड भी है, मतलब ये जो है दोनों जैसा काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर। द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज इक्वल टू। जो कंजम्पटिव यूज होता है वाटर का वो किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ET प्लस MW। तो ईटी मतलब क्या होता है, ईटी मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन, एमडब्ल्यू मतलब क्या है, जो वाटर यूज हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर होता क्या है, तो ये जो है इसको डिजाइन किया गया है टू शो द लॉस ड्यू टू द इवेपोट्रांसपिरेशन एंड द वाटर यूज बाय प्लांट फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब कि जो भी वाटर लॉस हो रहा है इवेपोट्रांसपिरेशन में वो यहाँ पे शो होता है, इसके साथ ही साथ जो भी वाटर जरूरत होती है प्लांट को सर कि वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिनोट करा है MW से। तो जो CU है उसको हम लोग क्या, CU मतलब कंजम्पटिव यूज, उसको हम लोग बोल सकते हैं ET मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कम से कम 99% जो है यहाँ पे वाटर लॉस होता है ड्यू टू इवेपोट्रांसपिरेशन। तो जो इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, 99% यहाँ पे वाटर का लॉस होता है, और जो 1% जो वाटर होता है वो एक्चुअल में यूज होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद द क्रॉप प्रोडक्शन इज। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग अगर एनिमल्स को रेज कर रहे हैं तो साथ ही साथ क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिक्स्ड फार्मिंग। ये जनरली मिक्स्ड फार्मिंग का डेफिनेशन है। मिक्स्ड फार्मिंग होता क्या है, तो ऐसा सिस्टम ऑफ फार्मिंग जहाँ पे जो पर्टिकुलर फार्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक को रेज कर रहे हैं, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग, ये सब भी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई करें और सस्टेन करें कि जितना भी नीड्स है फार्मर का वो सब वहाँ पे सेटिस्फाई हो, और जो भी अगर फार्मर को सस्टेन वहाँ पे वो फार्म ठीक से कर पाए। जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है मिक्स फार्मिंग का ये रहता है कि सब्सिस्टेंस रहे और इसके साथ हायर प्रॉफिटेबिलिटी मिले विदाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। कोई भी इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे खराब नहीं करके हमें हायर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना रहता है। ये जो है मेन ऑब्जेक्ट रहता है इस फार्मिंग सिस्टम में, मिक्स्ड फार्मिंग में। यहाँ पे जो क्रॉपिंग सिस्टम रहता है वो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द वाटर कंटेंट बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड PWP इज कॉल्ड। तो क्या बोल रहा है कि जो वाटर कंटेंट रहता है बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी, तो फील्ड कैपेसिटी एंड जो PWP पे जो वाटर कंटेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवेलेबल वाटर।
अवेलेबल वाटर क्या होता है? तो अवेलेबल वाटर का जो है ये पोर्शन है कैपिलरी वाटर का जो कि हेल्ड करता है बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड पीडब्ल्यूपी, मतलब क्या, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसका वैल्यू होता है -0.3 टू -15 बार तक ये वैरी करता है अवेलेबल वाटर। जो कॉन्सेप्ट है अवेलेबल वाटर का वो दिया गया है बाय दी वेहमेयर एंड वेंड्रिक्सन, कब, तो 1981 में। ये जो है सॉइल मॉइस्चर जो है अवेलेबल रहता है फॉर दी मैक्सिमम प्लांट यूज। ये आपको ध्यान रखना है कि अवेलेबल वाटर क्या होता है कि ये जो वाटर जो पोर्शन रहता है कैपिलरी वाटर का वो हेल्ड रहता है बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वैल्यू, ये कितना वैरी करता है, तो -0.3 से -15 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर। सोयाबीन इज डैश प्लांट। सोयाबीन किस टाइप का प्लांट है? तो ये जो है एक तरह का क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो ध्यान रखना है कि जो सोयाबीन है ये एक तरह का कैसा प्लांट है, तो ये एक तरह का शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट मतलब होता क्या है? तो शॉर्ट डे प्लांट मतलब कि ऐसा प्लांट जिसको रिक्वायर रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। जो शॉर्ट डे प्लांट था ये फ्लावर्स को फॉर्म करता है तभी जब उसका जो डे लेंथ रहता है वो less than 12 आवर्स रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉर्ट डे। तो आप समझ गए शॉर्ट डे प्लांट मतलब होता क्या है कि ऐसा प्लांट जिसको ज्यादा लॉन्ग पीरियड चाहिए था डार्कनेस में, और ये जो है तभी फ्लावर करेगा जब इसका जो डे लेंथ है वो less than 12 आवर्स का रहेगा। बहुत सारे स्प्रिंग या फॉल फ्लावरिंग प्लांट जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स होता है। इसके अलावा सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। जो सोयाबीन एक तरह का पल्स क्रॉप है, बट इंडिया में जो है इसको मोस्टली ग्रो करता है एज ऑयल सीड क्रॉप। इसको हम लोग वंडर क्रॉप भी बोलते हैं या फिर येलो ज्वेल भी बोलते हैं। वर्ल्ड में जो फर्स्ट रैंक है क्रॉप एज अ सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वो कौन है? तो सोयाबीन। एरिया वाइज देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो है एमपी प्रोड्यूस करता है, मतलब एरिया वाइज जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में मध्य प्रदेश उसका रहता है। उसके बाद महाराष्ट्र। अगर प्रोडक्शन वाइज देखें तो प्रोडक्शन वाइज भी एमपी मतलब मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इसको सोयाबीन को। और प्रोडक्टिविटी देखें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, कितना, तो मोर देन 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। जो सोयाबीन है ये लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है? तो इसका इन्फ्लोरेसेंस रेसिम होता है, इसमें फ्रूट जो है वो पॉड होता है, और ये एक तरह का C3 शॉर्ट डे प्लांट है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो ये चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था। कुछ वैरायटीज जान लेते हैं जैसे कि ब्रैग, ली, केंट, ये सब कुछ वैरायटीज है सोयाबीन के जो कि यूएसए से इंट्रोड्यूस हुए हैं। और इंडियन वैरायटीज कुछ जान लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन वैरायटीज, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि शिलाजीत, अलंकार, अंकुर, मोनाटा, पंजाबन, ये सब कुछ वैरायटीज है इंडियन वैरायटीज, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट इज। तो ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट कितना होता है ग्राउंडनट में? तो ऑयल में जो है 45% एंड प्रोटीन जो है 26% देखने को मिलता है ग्राउंडनट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 45 एंड 26%। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट में जो है 45% यहाँ पे ऑयल रहता है एंड 26% जो यहाँ पे प्रोटीन रहता है। अगर जो ऑयल केक होता है ग्राउंडनट में, वहां पे जो है 7.3% नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। जो ग्राउंडनट है इसका साइंटिफिक नेम है अराचिस हाइपोजिया। ग्राउंडनट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीनट, अर्थ नट, मंकी नट, ये सब जो है कुछ कॉमन नेम है ग्राउंडनट के। ग्राउंडनट जो है इसमें जो है इंपॉर्टेंट वैरायटी देख लेते हैं, जैसे कि एक होता है बंच टाइप, इसमें होता है ज्योति TMB2। एक होता है स्प्रेडिंग टाइप, इसमें होता है चंद्रा TMB1 RS1। एक होता है सेमी स्प्रेडिंग टाइप, इसमें AK10 जो है ये वेराइटीज आ जाएंगी ग्राउंडनट में। ग्राउंडनट को जो है दो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई किया गया है। एक है बंच टाइप, इसको इरेक्ट टाइप भी बोलते हैं। एक है स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप। इंडिया में जो है सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है ग्राउंडनट को? आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, देन तमिलनाडु। और प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। और प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा तमिलनाडु। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में इसका ओरिजिन हुआ है। और एरिया वाइज देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया में है एरिया वाइज ग्राउंडनट, उसके बाद चाइना, देन नाइजीरिया। और प्रोडक्शन वाइज देखें तो सबसे ज्यादा चाइना, इंडिया, देन नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर। विच क्रॉप हैज अ मैक्सिमम क्वीन पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। तो कौन से क्रॉप को जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल रहता है वर्ल्ड में? तो ये मेनली जहाँ पे सीरियल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मेज। अमंग सीरियल्स जो मेज है इसका काफी ज्यादा हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल देखा गया है, इसलिए इसके वजह से जो है मेज को हम लोग क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं। मेज जो है इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज, और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n/20। जिसका ओरिजिन हुआ है वो हुआ है सेंट्रल अमेरिका में। जो मेज है एक तरह का नॉन टिलर प्लांट है, और इसमें मेनली क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। मेज में जो है येलो कलर देखने को मिलता है, किसके वजह से? तो क्रिप्टोजैंथिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है? रेनबो रिवोल्यूशन रेफर्स टू। तो रेनबो रिवोल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप।
जो रेनबो रिवोल्यूशन है ये रेफर करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो ध्यान रखना है कि जो रेनबो रिवोल्यूशन है ये मेनली रिलेटेड है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है क्रॉप कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री का। यहाँ पे जो है ये इंक्लूड करता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल अदर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रेनबो रिवोल्यूशन का? तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं वो इंप्रूव होते हैं टू मेंटेन द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या आता है इन वाटर स्ट्रेस एरिया जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पे प्रमोट किया जाता है लैबोरेटरी को, सर यहाँ पे लैंड एग्जीबिशन हो, इन्वेस्टिंग हो रिसर्च में, डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में। यहाँ पे प्रमोट किया जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को, सो कि जो यूज ऑफ केमिकल्स है एग्रीकल्चर में वो रिड्यूस हो। ये जो इन्हांस करता है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4% ऑफ द इनकम इन एग्रीकल्चर। तो ध्यान रखना है आपको कि जो रेनबो रिवोल्यूशन है इसके नाम से पता चला कि रेनबो मतलब क्या कि यहाँ पे जो है ये सब कलर को जो है यहाँ पे इंडिकेट करता है। रेनबो मतलब क्या वेरियस कलर। तो जो रेनबो रिवोल्यूशन है ये जो जितने भी फार्म प्रैक्टिसेस में जो भी रिवोल्यूशन आया, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि फ्रूट ग्रेन से है, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से है, येलो रिवोल्यूशन ऑयलसीड से रिलेटेड है, ब्लू रिवोल्यूशन फिशरी से रिलेटेड है, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट से, सिल्वर रिवोल्यूशन एग से, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से, पिंक रिवोल्यूशन मीट से, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से। इस तरीके से जो यहाँ पे रेनबो शो किया गया, रेनबो रिवोल्यूशन मतलब कि सब कलर का मिक्सचर, तो जितने भी रिवोल्यूशन है वो सबका यहाँ पे इंटीग्रेटेड कलेक्शन। उसके बाद जो कंसेप्ट है रेनबो रिवोल्यूशन का क्या है, एक तरह का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर रहा है कहाँ किसका के साथ, तो क्रॉप कल्टीवेशन का, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब क्या ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है सारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग कैच क्रॉप इज। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैच क्रॉप को ग्रो करने का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो कैच क्रॉप क्या होता है कि ऐसे क्रॉप जिसको हम लोग ग्रो करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द मेन क्रॉप दैट हैज फेल्ड। मतलब जैसे मेन क्रॉप हमने ग्रो किया वो मान लो कि फेल हो गया बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, तो क्या हो रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैच क्रॉप ग्रो करते हैं। जो कैच क्रॉप होते हैं वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, वो क्विक ग्रोइंग होते हैं, ये जल्दी हार्वेस्ट हो जाते हैं और इसको यूज कर सकते हैं कभी भी समय, जैसे कि मूंग, उड़द, काउपी, अनियन, ये सब क्या है कैच क्रॉप है। एक होता है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप मतलब क्या कि कोल क्रॉप जो एसेंशियली जो है कोल्ड वेदर क्रॉप है जो कि बिलोंग करता है क्रूसीफेरी फैमिली से, और ये कैपेबल होता है विथस्टैंड करने में फ्रॉस्ट को, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्प्राउट। एक होता है कवर क्रॉप या फिर इसको मल्च क्रॉप भी बोलते हैं। वो क्या होता है, तो ऐसे क्रॉप जिसको ग्रोन किया जाता है मेनली टू कवर द सॉइल और उसको रिड्यूस करे सॉइल मॉइस्चर को और इरोजन को बाय द विंड एंड वाटर, उसको बोलते हैं कवर क्रॉप। एग्जाम्पल जैसे कि स्वीट पोटैटो, उड़द, ग्राउंडनट, लोबिया, ये सब कवर क्रॉप है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैच क्रॉप क्या होता है, तो ऐसे क्रॉप जो कल्टीवेट किया जाता है सो दैट कि जो फोर्थ कमिंग सीजन है वहां पे जो मेन क्रॉप अगर फेल हो गया तो वहां पे हम लोग क्या करें इस क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है, क्विक ग्रोइंग होता है, इसको जल्दी से जल्दी ग्रो किया जा सकता है। ये फास्ट बल्किंग क्रॉप होता है, हार्वेस्ट कर सकते हैं जल्दी से और इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। और कैच क्रॉप को हम लोग कभी कभी बोलते हैं कॉन्टीजेंट क्रॉप या फिर इमरजेंसी क्रॉप, क्योंकि जब क्रॉप फेल होता है तब हम इसको ग्रो करते हैं सो दैट कि यहाँ पे हम लोग को इनकम प्रोवाइड करें, किसको, फार्मर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग इसको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स का आपको प्राइस पड़ेगा 1600 रुपीज। ये अभी 60% ऑफ चल रहा है, अगर आप इस कोर्स को अभी लेते हैं तो आप इस ऑफर का बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो बाद में जो है ये ऑफर हट जाएगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए अभी ऑफर है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो इसमें आपको दिए जाएंगे रिकॉर्डेड सेशंस, इसमें आपको दिया जाएगा स्टडी मटेरियल। यहाँ पे आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। इससे आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं, इसके अकॉर्डिंग आप खुद का स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेगा। यहाँ पे 60% ऑफ होने की वजह से आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, और ये जो कोर्स है ये एग्जाम तक जो है वैलिड रहेगा, तो आप इसको जल्दी से जरूर परचेज करें। अभी तक हमारे यहाँ से 25+ स्टूडेंट का जो है ये इफ्को एजीटी एग्जाम में जो है सिलेक्शन हुआ है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि मैक्सिमम है पूरे इंडिया में। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। इस कोर्स में आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर गिवन है, इससे आप इस कोर्स की फुल डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई भी एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जी कैप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर अलाइड एग्जाम्स के कोर्स जो है अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
वहां से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ऐप से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आई होप आप इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा और आप हमारा कोर्स लीजिएगा। आप इस कोर्स को लेते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए अपना सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 29 नंबर है, पीएफ रेफर्स टू। जो पीएफ है इसका ये क्या होता है पीएफ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगारिथम ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो जो पीएफ है ये क्या होता है? ये लोगारिथम ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है। जो पीएफ है ये डिफाइन किया, जो पीएफ वैल्यू होता है ये डिफाइन किया गया है बाय द स्कोफिल्ड 1935 में। और पीएफ वैल्यू को हम लोग कभी कभी बोलते हैं लोगारिथमिक ऑफ सेंटीमीटर हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम टू गिव द नेसेसरी सक्शन। ये जो है लोगारिथमिक होता है सेंटीमीटर हाइट का, किसका? तो वाटर कॉलम का। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है सेंटीमीटर में, जिसको पीएफ वैल्यू को, यहाँ पे पीएफ वैल्यू की बात हो रही है। और ये जो है ये बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम जो है ये बताता है, और ये अबव द फ्री वाटर लेवल जो है यहाँ पे ये काउंट में लेता है। जैसे कि अगर सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन है तो यहाँ पे पीएफ वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी अगर जो रहता है तो यहाँ पे पीएफ वैल्यू हो जाता है 2.53। अगर ओवन ड्राई सॉइल है तो वहाँ पे पीएफ वैल्यू हो जाता है 7। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, एचसीएन टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड टू। जो एचसीएन टॉक्सिसिटी है ये किस क्रॉप में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरगम। सोरगम का साइंटिफिक नेम क्या है? तो सोरगम का साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकलर। ये एक तरह का क्या है? मिलेट क्रॉप है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? मिलेट क्रॉप है एक तरह का। तो जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये एक तरह का क्या है? टॉक्सिक केमिकल है जो कि पोटेंशियली क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है कोई भी एनिमल में अगर वो ग्रेज करता है सोरगम में। अगर कोई भी एनिमल खा जाता है सोरगम को तो यहाँ पे क्या होता है? माइल्ड से सीवियर रिएक्शन हो सकता है उनके बॉडी में, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन साइनाइड की टॉक्सिसिटी हो सकती है। जैसे जो सुंडा ग्रास या फिर जो सोरगम है ये दो ग्रुप है प्लांट्स के जो कि प्रोड्यूस करते हैं साइनाइड, जो कि पॉइजन होता है लाइव स्टॉक के लिए अंडर सर्टेन कंडीशन। ये प्लांट जो है ये साइनोजेनेटिक प्लांट है। जो सोरगम एक तरह का कैसा प्लांट है? ये साइनोजेनेटिक प्लांट्स है जो कि प्रोड्यूस करता है साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग स्टेज। अपने ग्रोइंग स्टेज में जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है? साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड, जो कि टॉक्सिक रहता है स्पेशली लाइव स्टॉक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बंच टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट इज। जो बंच टाइप ऑफ वैरायटी होता है ग्राउंडनट के वो क्या होंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योति। तो बंच टाइप में एक आता है ज्योति और टीएमबी 2। स्प्रेडिंग टाइप में आ जाता है चंद्रा, टीएमबी 1, आरएस 1। और सेमी स्प्रेडिंग टाइप में जो आता है वैरायटी एके 10। अगर स्टेट वाइज देखें जैसे कि खारिफ सीजन और रबी सीजन में अगर डिवाइड करके देखें तो खारिफ सीजन में जो है अगर बंच या स्पेनिश टाइप अगर वैरायटी है तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है ज्योति, इसका ऑयल पोटेंशियल होता है 18 क्विंटल पर हेक्टेयर। उड़ीसा में जो होता है ग्रो होता है कादेरी किसान। तमिलनाडु में जो टीएमबी 11, टीएमबी 12, ये सब वैरायटीज जो ग्रोन होते हैं। उसका एक आता है सेमी स्प्रेडिंग। ये जो सेमी स्प्रेडिंग ये जो है इसमें कौन कौन से वैरायटी आ जाएंगे? तो ये कादेरी जो कि तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का कौन सा? टीएमबी 10। एक है कादरी 2, कादरी 3, ये है आंध्र प्रदेश का। एक है बीपी 1, बीपी 2, ये है बिहार का। ये सब क्या है? सेमी स्प्रेडिंग वैरायटीज है जो कि पर्टिकुलर रीजन में ग्रो हो रहा है। कौन से सीजन में? तो खारिफ सीजन में। एक है स्प्रेडिंग टाइप, ये उत्तर प्रदेश में जो है टाइप 28, टाइप 64, चंद्रा, ये सब टाइप की वैरायटीज ग्रो होते हैं। असम में M13, M37, पंजाब में पंजाब 1, तमिलनाडु में टीएमबी 1, टीएमबी 3, ये सब वैरायटीज जो है ग्रो हो रहे हैं तमिलनाडु में। तो ये जो है सब जो है खारिफ सीजन में ग्रो हो रहे हैं। रबी सीजन में देख ले तो जैसे कि तमिलनाडु में टीएमबी 2, 7, 12, JL24, इस सब की वैरायटीज जो है तमिलनाडु में ग्रो होते हैं। गुजरात में J11, ICGS 44। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ICGS 11, ये सब कुछ वैरायटीज हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में ICGS 11, TG 17, उड़ीसा में किसान AK 12, 24, कर्नाटक में ICGS 11। ये सब जो कुछ वैरायटीज है क्या है? रीजन स्पेसिफिक है और ये सब रबी सीजन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर, पूसा बोल्ड इज अ वैरायटी ऑफ। जो पूसा बोल्ड है ये किसका वैरायटी है? तो ये वैरायटी है मस्टर्ड का। आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मस्टर्ड। तो जो पूसा बोल्ड है ये मस्टर्ड का वैरायटी है। जो मस्टर्ड है इसको हम लोग इंडियन मस्टर्ड या राई भी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है मस्टर्ड का क्या होता है? ब्रासिका जुन्सिया। इसमें और कौन कौन से वैरायटी आएंगे? तो इसमें आ जाएंगे क्रांति, रोहिणी, वरुणा, T59, पूसा बोल्ड, RS30। ये सब क्या है? वैरायटीज है। जो न्यू रिलीज वैरायटीज है मस्टर्ड की वो क्या क्या है? तो एक है लक्ष्मी, आशीर्वाद, पूसा जय किसान, वसुंधरा, बसंती, NRC, HB506, ये सब है न्यू रिलीज वैरायटी इसके मस्टर्ड के। जो पूसा जय किसान है जिसको बायो 902 भी बोलते हैं, ये फर्स्ट वैरायटी है ब्रासिका जुन्सिया का।
जो कि डेवलप हुआ इन द वर्ल्ड बाय प्रोफेसर वी एल चोपड़ा विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको प्रोड्यूस किया गया थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद एक है NRCHB 506, ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड है जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भारतपुर राजस्थान में। कौन सी ईयर में? तो 2009, इन फरवरी 2009 में इसका डेवलपमेंट हुआ है। एक है NRCHB 101, ये हाइब्रिड वैरायटी है जो कि सुटेबल है फॉर द लेट सोइंग इरिगेटेड एरिया जैसे कि MP यूपी राजस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर, द ओरिजिन ऑफ सोयाबीन इज। सोयाबीन का ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो ये चाइना में इसका ओरिजिन हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। तो जो सोयाबीन है इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। जो सोयाबीन है एक तरह का बेसिकली पल्स क्रॉप है, लेकिन इंडिया में इसको मोस्टली ग्रो किया था ऑयलसीड क्रॉप। ये वंडर क्रॉप भी बोलते हैं या फिर येलो ज्वेल भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका सोइंग टाइम क्या है, तो थर्ड वीक ऑफ जून से लेके फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई तक इसका सोइंग टाइम है। स्पेसिंग क्या रहता है? तो 45 to 60 इंटू 15 to 20 सेंटीमीटर इसका स्पेसिंग रहता है। डेप्थ ऑफ सोइंग क्या रहता है? तो 3 सेंटीमीटर इसका डेप्थ ऑफ सोइंग रहता है। सीड रेट जो रहता है वो 70 to 80 kg पर हेक्टेयर यहाँ पे सीड रेट रहता है किसका? सोयाबीन का। जो सोयाबीन है ये लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका इन्फ्लोरेसेंस रेसम रहता है। फ्रूट जो है वो पॉड रहता है, और सोयाबीन जो है एक तरह का C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। इतना आपको ध्यान रखना है। जो सोयाबीन होता है यहाँ पे 42% जो है यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, जो कि रिच रहता है लाइसिन में, और 20% जो यहाँ पे ऑयल देखने को मिलता है। जो सोयाबीन है ये एक तरह का मेजर ऑयल सीड क्रॉप है, और ये वर्ल्ड में जो है काफी ज्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन में जो है काफी ज्यादा ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है राइस का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनिकल। जो राइस है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? इंडो एंड बुर्मा या फिर साउथ ईस्टर्न एशिया में। इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, जो कि IBPS एफओ में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो फैमिली है ये ग्रामनी या फिर पोएसी बोल सकते हैं। इसका जीनस है ओराइजा, और इसके पास टोटल 24 स्पीशीज है, जिसमें से हम लोग 2 स्पीशीज जो है कल्टीवेट करते हैं। एक होता है ओराइजा सटाइवा, एक ओराइजा ग्लैबियरिमा। जो ओराइजा सटाइवा इंडिया में मेनली ग्रो करता है, और जो ओराइजा ग्लैबियरिमा है ये मेनली वेस्ट अफ्रीका में जो है प्रोड्यूस होता है। जो ओराइजा सटाइवा इसके 3 वेराइटल टाइप्स है, जैसे कि इंडिका जो कि ग्रो करता है इंडिया में, और उसको हम लोग ट्रॉपिकल राइस भी बोलते हैं। एक है जैपोनिका जो कि जापान में ग्रो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल राइस। और एक होता है जमानिका जो कि इंडोनेशिया में ग्रो होता है, इसको बोलते हैं वाइल्ड राइस। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है क्या होता है राइस का? पैनिकल। इसके पास 6 स्टेमन्स रहते हैं। और जो ओराइजा सटाइवा ये इन्वॉल्व है फ्रॉम द ओराइजा नियाब्रा, जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n/48 होता है। राइस जो एक तरह का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें C3 प्लांट है, और ये शॉर्ट डे क्रॉप है। जो क्लाइमेट चाहिए होता है कैसा चाहिए होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है इसको। यहाँ पे जो लाइसिन कंटेंट देखने को मिलता है वो 4% रहता है, और जो राइस प्रोटीन रहता है इसमें क्या बोलते हैं? ओराइजीन। राइस जो है ये कंटेन करता है 70% कार्बोहाइड्रेट, 6 to 7% यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात, जो मैक्सिमम हाइब्रिड राइस जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री कल्टीवेट किया है? तो चाइना। और जो राइस है ये एक तरह का स्टेबल फूड है एशिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर, अ क्रॉपिंग सिस्टम वेयर द लैंड इज हैंड ओवर द सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इज टर्म्ड एज। तो क्या बोल रहा है कि जो क्रॉपिंग सिस्टम, ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम जो कि लैंड है उसको हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दूसरे क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, सक्सीडिंग क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, अगले क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब हार्वेस्ट करने से पहले इसको जो है हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये जो है इसको बोलेंगे रिले क्रॉपिंग। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, रिले क्रॉपिंग। जैसे रिले रेस होता है ना, वहीं से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है रिले क्रॉपिंग का। तो रिले क्रॉपिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 या मोर क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ईच, जहाँ पे सक्सीडिंग क्रॉप जो है वो प्लांट किया जा रहा है बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिले क्रॉपिंग। जैसे कि हम लोग जैसे पोटैटो को अगर वो प्लांट करते हैं बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज, और फिर रेडिश को हम लोग सोन कर रहे हैं बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल है रिले क्रॉपिंग का। जैसे कि मैं आपको एग्जाम जहाँ पे आप डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे सोइंग कर रहे हैं फर्स्ट क्रॉप का, ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप का सोइंग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्टैंड क्रॉप जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे ये क्रॉप लगा है, और इसको यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं, इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग करने से पहले ही हम लोग सेकेंड क्रॉप की अगर सोइंग कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड क्रॉप की सोइंग कर देते हैं, और फिर यहाँ पे जो है सेकेंड क्रॉप की सोइंग कर दी, उसके बाद हम लोग का फर्स्ट क्रॉप का यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रहा है। उसके बाद जब सेकंड क्रॉप की जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकंड क्रॉप। उसके पहले हम लोग सोइंग कर देते हैं थर्ड क्रॉप की, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप आ गया, यहाँ पे सेकंड क्रॉप आ गया, यहाँ पे थर्ड क्रॉप आ गया। इस तरीके से ये साइकिल चलता है। तो यहाँ पे सेकंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? थर्ड क्रॉप की यहाँ पे सोइंग कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। और जो रिले क्रॉपिंग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर लैपिंग क्रॉपिंग भी बोलते हैं। अम, कि आपको ध्यान रखना है। जो डॉक्टर शेर सिंह बेंस है, उन्होंने सजेस्ट किया था एक रिले क्रॉपिंग पैटर्न स्पेशली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। क्या क्या, तो मूंग, मेज, पोटैटो, व्हीट, इस तरीके से इन्होंने एक क्रॉपिंग पैटर्न बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर। क्लीपर इज अ वैरायटी ऑफ। तो जो क्लीपर है ये किसका वैरायटी है, तो क्लीपर जो है ये बार्ली का वैरायटी है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बार्ली। ध्यान रखना है कि जो क्लीपर है ये किसका वैरायटी है, तो बार्ली का। कुछ और भी वैरायटीज देख लेते हैं। एक है हस्कलेस बार्ली, जो कि इसका वैरायटी आ जाएगा करण 1819, जो कि पॉपुलर वैरायटी है और ये इसका काफी ज्यादा डिमांड है। उसके बाद एक आता है सूटेड फॉर द हिल्स। कौन से वैरायटी सूट रहता है, कौन से अच्छे रहते हैं हिल्स के लिए ग्रो करने के लिए, हिमानी, डोलमा, कैलाश, ये सबको हिल्स में ग्रो किया जाता है ये सब वैरायटीज को। रेनफेड एरिया में कौन सी वैरायटीज ग्रो किया जाता है, तो रत्ना, विजय, आजाद, अमेरू, ये सब जो है काफी ज्यादा रेनफेड एरिया में ग्रो होता है। इसमें से जो है मार्च के लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट रहता है वैरायटी वो कौन है, अमेरू। उसके बाद इरिगेटेड एरियाज में हम लोग किस वैरायटीज को ग्रो करते हैं, तो ज्योति, रंजीत, क्लीपर, जो कि बेस्ट रहता है मार्ट एंड ब्रूइंग के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना जो क्लीपर वैरायटी है ये बेस्ट रहता है मार्ट एंड ब्रूइंग के लिए। और उसका रहता है करण 18 और 19। उसका डुअल पर्पस जो सिर्फ फॉडर भी काम करे, ग्रेन भी काम करे, वो कौन सी वैरायटीज है, तो रत्ना, करण 2, करण 5, करण 10, ये सब जो वैरायटीज है डुअल पर्पस है, मतलब फॉडर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ग्रेन पर्पस के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अदसली शुगर केन क्रॉप प्लांटेड ड्यूरिंग द मंथ। जो अदसली शुगर केन क्रॉप होता है इसको हम लोग कौन से मंथ में प्लांट करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुलाई टू अगस्त। तो जो शुगर केन है, शुगर केन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो यहाँ पे सैचरम स्पीशीज आता है, लेकिन यहाँ पे और क्या क्या होता है, जैसे सैचरम ऑप्सिनेरियम, सैचरम बारबेरी, सैचरम साइनेंसिस, ये सब जो है डिफरेंट शुगर केन है जिसको कल्टीवेट किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जान लीजिए, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कोयम्बटूर तमिलनाडु 1912 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ था। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, इंस्टीट्यूट है शुगर केन के। इसके अलावा एक है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंट्रल करनाल में 1932 में स्टैब्लिश हुआ था। एक है AICRP ऑन शुगर केन, जो कि 1970 में लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा थोड़ा सा इसका क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मैं जान लेते हैं कि जैसे कि शुगर केन है इसको हम लोग तीन डिफरेंट प्लांटिंग इसकी मेथड, प्लांटिंग टाइम रहते हैं, तीन डिफरेंट प्लांटिंग टाइम रहते हैं। एक होता है ऑटम प्लांटिंग, इसको हम लोग क्या करते हैं अक्टूबर के मंथ में प्लांट करते हैं और ये नॉर्थ इंडिया में मेनली होता है। दूसरा अदसली प्लांटिंग, इसको प्लांट करते हैं मेनली जून जुलाई में, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जुलाई अगस्त में जाएंगे। जून जुलाई नहीं है तो जून अगस्त, जुलाई अगस्त। तो मेनली ध्यान रखना है कि जून से जुलाई तक ये इसको हम लोग प्लांट करते हैं और ये टेक 15 to 18 मंथ फॉर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे 15 से 18 मंथ जो है यहाँ पे हार्वेस्टिंग के टाइम लेता है। ये कॉमनली ग्रो होता है महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में। उसका एक होता है एक्सेलियर स्प्रिंग प्लांटिंग, ये जो है प्लांट करता है जनवरी टू फरवरी में और ये कम से कम 1 ईयर ले लेता है टाइम फॉर द हार्वेस्टिंग। ये कॉमनली ग्रो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। कुछ डिफरेंट मेथड्स है शुगर केन को प्लांट करने के लिए, जैसे कि फ्लैट प्लांटिंग, बरो मेथड, फरो मेथड, ट्रेंच मेथड, ये सब जो कुछ मेथड्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं शुगर केन को इसके हेल्प से हम लोग प्लांट करते हैं। ट्रेंच मेथड काफी ज्यादा फेमस है। जो ट्रेंच मेथड है इसमें क्या करते हैं कि जो टॉल ग्रोइंग केन क्रॉप को क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोस्टल एरियाज में वहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रेंच मेथड यूज करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो लॉजिंग से, जो झुक जाता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे जो है ज्यादा जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, उसको हम लोग सॉइल के अंदर डालते हैं, सॉइल की जिसका लॉजिंग नहीं हो, लॉजिंग तो क्या है झुक जाना, तो ये झुकने वाले प्रोसेस को हम लोग बताने के लिए यहाँ पे ट्रेंच मेथड का प्लांटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 38 नंबर। कैस्टर बिलोंग्स टू द फैमिली। जो कैस्टर है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूफोरबिएसी। तो जो कैस्टर है इसका साइंटिफिक नेम है रिसिनस कॉम्युनिस और ये फैमिली यूफोरबिएसी से बिलोंग करता है। इसका जो ऑयल है वो नॉन एडिबल है। जो प्लांट है ये मोनोशियस से नेचर होता है और यहाँ पे रेसिसिनिन जो एक एल्कलॉइड है ये फाउंड होता है कैस्टर में। अगर एरियन प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात जो है वो फर्स्ट है इन बोथ एरियन प्रोडक्शन। इसके अलावा जो ऑयल होता है वो पुर्गेटिव रहता है फॉर द कैटल एंड डाइंग इंडस्ट्री। यहाँ पे जो सीड रेट होता है कैस्टर का वो लेते हैं हम लोग 8 से 10 kg पर हेक्टेयर फॉर द डिबलिंग एंड 12 kg पर हेक्टेयर फॉर द ड्रिल एंड हाइब्रिड कैस्टर के लिए 5 kg पर हेक्टेयर जो यहाँ पे सीड रेट होता है। कुछ वैरायटीज के नाम जान लीजिए, जैसे कि अरुणा है NPH1, काफी फेमस वैरायटी है जो कि फर्स्ट हाइब्रिड है कैस्टर का। इसका जो ऑयल रहता है वो कंटेन करता है 51.7% इन हाइब्रिड और ये अटेन करता है मेच्योरिटी एट 160 to 170 डे आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर। इंटरकल्चर ऑपरेशन इन ग्राउंडनट क्रॉप शुड बी अवॉइडेड एट। तो जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है ये ग्राउंडनट क्रॉप में कब अवॉइड करना चाहिए,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेगिंग स्टेज। तो पेगिंग स्टेज में जो हमें इंटरकल्चरल ऑप्शन ऑपरेशन को जो है यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। जो ग्राउंडनट क्रॉप है, ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अराचिस हाइपोजिया। ये फैबेसिया लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोसोम नंबर था 2n/40 और ये जो है इसका ओरिजिन हुआ है ब्राजील में। ग्राउंडनट का दो क्लासिफिकेशन है, एक है बंच टाइप या इरेक्ट टाइप या स्पेनिश में बोलते हैं, और दूसरा क्या है? स्प्रेडिंग या ट्रेनिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर। द फ्लोर कॉर्न इज ऑल्सो नोन एज। जो फ्लोर कॉर्न है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फ्लोर कॉर्न का यहाँ पे दूसरा नाम पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिया मेज एमाइलेसिया। जो जिया मेज एमाइलेसिया होता है इसको हम लोग फ्लोर कॉर्न बोलते हैं। इसके जो कर्नल्स होते हैं वो मोस्टली एंटायरली कंसिस्ट करते हैं सॉफ्ट स्टार्च के, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉर्न। एक है क्या जिया मेज, एक होता है, मतलब पहले ये जान लीजिए कि क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है। तो जो क्लासिफिकेशन है मेज का ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कैरेक्टर दिया गया है। ये स्टोरबंट ने दिया है 1899 में, और यहाँ पे 7 ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला डेंट कॉर्न जिसको बोलते हैं जिया मेज एंडेंटा। एक है फ्लिंट कॉर्न जिसको बोलते हैं जिया मेज इंड्यूराटा। एक है स्वीट कॉर्न जिया मेज सैचुराटा। उसके आता है फ्लोर कॉर्न जियामेज एमालेसिया। एक है पॉपकॉर्न उसको बोलते हैं जियामेज इवाटा। एक है मैक्सी कॉर्न जिसको बोलते हैं जियामेज क्रिटेना। और एक है पॉडकॉर्न जिसको बोलते हैं जियामेज ट्यूनिकाटा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो क्लासिफिकेशन है ये 1899 में दिया गया है। किसके द्वारा? तो स्टूटवार्ड के द्वारा। किसके बेसिस पे? तो एंडोस्पर्म कैरेक्टर के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर। बार्ली रेप एंड कॉटन आर डैश सॉल्ट टॉलरेंट। तो जो बार्ली रेप एंड कॉटन है ये काफी ज्यादा हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हाई। मतलब क्या होता है कि जो सॉल्ट टॉलरेंट को ये लोग हाई सॉल्ट टॉलरेंट में भी ये ग्रो हो सकते हैं, यहाँ पे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी प्लांट में अगर सैलिनिटी हो जाती है या फिर ड्रॉट स्ट्रेस होता है कहीं पे, अगर किसी पर्टिकुलर ये सॉइल में, तो यहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ग्रोथ में रिड्यूस देखने को मिलता है, स्टोमेटल क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे जो सेंसेंस इंक्रीज होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर ये बार्ली रेप एंड कॉटन जो है ये जो है सॉल्ट टॉलरेंट है, तो यहाँ पे ये भी कुछ भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर सकते हैं सॉल्ट वाले सॉइल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर। पायरोनोमीटर इज यूज टू मेजर। तो जो पायरोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो इसको मेनली हम लोग सोलर रेडिएशन मेजर करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन। तो पायरोनोमीटर जो है यहाँ पे हम लोग टोटल इनकमिंग ग्लोबल सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। इसके अलावा एक होता है प्लानीमीटर, इससे हम लोग एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर को मेजर करते हैं। एक होता है पाई हेलियोमीटर, इससे हम लोग अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। एक होता है पाइकोमीटर, इससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को मेजर करते हैं। एक होता है पेजोमीटर, इससे हम लोग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को मेजर करते हैं। और एक होता है पोरोमीटर, ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट विल हेल्प इन प्लानिंग ऑफ। जो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट है ये किसके प्लानिंग में हेल्प करेगा? तो ये क्रॉपिंग पैटर्न में हेल्प करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रॉपिंग पैटर्न। तो जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है ये मेनली मोर देन 10 डेज वाले वेदर फोरकास्ट किया जाता है। और जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है ये इशूड करता है थ्राइस इन अ ईयर, और ये यूजफुल होता है फॉर चूजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। जो प्रेडिक्शन होता है मॉनसून का वो भी बेस्ड होता है ऑन द स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। एक इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, जो कि न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज फोरकास्ट है वेदर फोरकास्टिंग कहाँ पे लोकेटेड है? तो न्यू दिल्ली में। वेदर फोरकास्टिंग 3 तरह का होता है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज जो है मेनली लेस देन 3 डेज और अप टू 72 आवर्स के लिए क्या आता है। मीडियम रेंज 3 to 10 डेज के लिए, एंड लॉन्ग रेंज मोर देन 10 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर। फोटोथर्मल यूनिट इज रिलेटेड टू। जो फोटोथर्मल यूनिट है ये किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डे डिग्रीज। तो जो फोटोथर्मल यूनिट है ये डे डिग्री से रिलेटेड है। और जो फोटोथर्मल यूनिट है ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है रिलायबल इंडेक्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द क्रॉप, सो दैट इसको यूज करे प्रेडिक्ट करने में कि कितना इल्ड होने वाला है किसी भी क्रॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एरियाज रिसीविंग एवरेज एनुअल रेनफॉल मोर देन 1150 मिलीमीटर कैटेगराइज एज। तो ऐसा एरिया जो कि एवरेज रेनफॉल जो है मोर देन 1150 जो है मिलीमीटर यहाँ पे अगर रिसीव करा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या होता है? तो ऐसा मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ऐसा क्रॉप करना इस उस रीजन में जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो मोर देन 1150 मिलीमीटर है। यहाँ पे जो है लेस चांस होता है किसी भी क्रॉप फेलियर का, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राई स्पेल है वो नहीं होता है। और यहाँ पे जो एडिकेट रेनफॉल होता है जिसकी वजह से जो ड्रेनेज है वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है रेनफेड फार्मिंग में। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या होता है करना होता है? रेनफेड फार्मिंग प्रॉपर ड्रेनेज करना होता है। इसके बाद जो फार्मिंग है ये मेनली प्रैक्टिस क्या होता है? इन द ह्यूमिड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोर टॉलरेंट अगेंस्ट ड्रॉट।
तो कौन सा क्रॉप जो है वो काफी ज्यादा टॉलरेंट है ड्रॉट के अगेंस्ट, मतलब सूखापन के अगेंस्ट कौन सा जो क्रॉप है, अगर उसको ठीक से पानी नहीं मिले तभी ग्रो कर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काउपी। तो ड्रॉट टॉलरेंस होता क्या है, तो ऐसा एबिलिटी होता है जो प्लांट का जो कि सस्टेन कर सकता है सर्टेन लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी थ्रू द रेगुलेशन एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन। यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे दिखा देता है कि यहाँ पे जो है मिनिमाइज हो जाता है रिजल्ट डैमेज, और यहाँ पे क्या होता है कि जो कम वाटर में भी, कम पानी में भी ये प्लांट सर्वाइव कराता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंट अगेंस्ट ड्रॉट। तो जो काउपी है ये कंसिडर किया गया है कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, और यहाँ पे डिलेड लीफ सेंसेंस, स्टेम ग्रीननेस एंड डीप रूटिंग सिस्टम की वजह से क्या होता है कि ये जो है इनहांस करता है काउपी के ग्रेन यील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। पीएमए एंड एट्राजीन एट लो कंसंट्रेशन एक्ट एज अ डैश टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो क्या बोल रहा है कि जो पीएमए एंड एट्राजीन है ये किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा स्टोमेटल क्लोजिंग। तो स्टोमेटल क्लोजिंग यहाँ पे जो एट्रोजिन है पीएमए है, क्या करता है ये स्टोमेटल क्लोजिंग करता है। एंटी ट्रांसपेरेंट होता क्या है, तो एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा मटेरियल जो अप्लाई करते हैं हम लोग प्लांट सर्फेस में, जैसे ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम द प्लांट, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। जो एंटी ट्रांसपेरेंट है ये मेनली क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। एंटी ट्रांसपेरेंट जो है मेनली 4 टाइप का होता है, जैसे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिंग टाइप, ग्रोथ रिटार्डेंट्स। तो जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे रिड्यूस कर देता है वाटर लॉस को थ्रू द क्लोजिंग स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोज करके यहाँ पे वाटर रिड्यूस, जो वाटर जो लॉस है वो बचा देता है ये एंटी ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे कि पीएमए, पीएमए का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। यहाँ पे पीएमए का फुल फॉर्म क्या है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, या फिर एट्राजिन ले लो या फिर CO2, ये सब क्या इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट है किसका, तो स्टोमेटल क्लोजिंग का। फिल्म फॉर्मिंग में एग्जाम्पल आता है मोबिलीफ, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन ऑयल्स, वैक्सेस। रिफ्लेक्टिंग टाइप में एग्जाम्पल आता है केओलिन। ग्रोथ रिटार्ड में एग्जाम्पल आता है साइकोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज प्रोड्यूस नोड्यूल्स ऑन इट्स स्टेम। तो कौन सा प्लांट स्पीशीज जो है नोड्यूल प्रोड्यूस करता है अपने स्टेम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेसबेनिया रोस्ट्राटा। तो जो नोड्यूल्स प्रेजेंट रहता है ये क्यों प्रेजेंट रहता है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबिया जो है वो नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, सो दैट वहाँ पे नाइट्रोजन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करे कंपाउंड, और वो हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, और वो कम्पीट करता है विद द अदर प्लांट्स। तो जब प्लांट्स ये डाई कर जाते हैं तो यहाँ पे जो फिक्स नाइट्रोजन है वो रिलीज होता है, सो ये अवेलेबल करा देता है अदर प्लांट्स को, और ये जो है हेल्प करता है सॉइल को फर्टिलाइज करने में। जो लेग्यूम प्लांट है सेसबेनिया रोस्ट्राटा, ये इसमें जो है ये नोड्यूलेट होता है बाय द आर्जोबियम कॉल्यूडेंस, और ये जो है स्टेम एंड इट्स रूट सिस्टम दोनों में यहाँ पे नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द मॉइस्चर पोटेंशियल इन सॉइल। कौन सा जो है यहाँ पे कॉम्पोनेंट नहीं है मॉइस्चर पोटेंशियल इन सॉइल का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टर्गो पोटेंशियल। जो टर्गो पोटेंशियल है ये मेनली प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है बिल्ड अप करता है एंड मेंटेनेंस करता है टर्गो प्रेशर, जो कि इसको 5 कंपोनेंट की जरूरत होती है। मतलब टर्गो प्रेशर क्या होता है, तो टर्गो प्रेशर मतलब कि ऐसा फोर्स जो कि सेल के अंदर लग रहा है और वो पुश कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगेंस्ट द सेल वॉल, इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, और ये मेनली प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें 5 कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो वाटर सोल्यूट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वॉल एंड मेटाबॉलिक एनर्जी, ये सब कुछ कंपोनेंट्स है जो कि जरूरत होती है प्लांट सेल को सो कि वो टर्गो प्रेशर डेवलप कर सके। मेट्रिक पोटेंशियल, मेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो मेट्रिक पोटेंशियल मतलब कि जो पोर्शन ऑफ द टोटल वाटर पोटेंशियल का जो कि एट्रीब्यूटेबल है टू द सॉलिड कोलोइडल मैट्रिक्स ऑफ द सॉइल सिस्टम, उसको बोलते हैं मेट्रिक पोटेंशियल। एक है ग्रेविटिक पोटेंशियल, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड की वजह से जो है यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये डिपेंडेंट रहता है ऑन द एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ द बायोएसे ऑफ द एट्रोजिन। तो कौन सा इंडिकेटर प्लांट है बायोएसे ऑफ एट्रोजिन का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सोयाबीन जो है ये इंडिकेटर प्लांट है बायोएसे ऑफ एट्रोजिन का। कैसे, तो जो एट्रोजिन होता है ये सेलेक्टिवली यूज करते हैं मेज, शुगरकेन, सोरगम के लिए, और ये जो है इंटरफेयर कर सकता है विद द सक्सेसर क्रॉप। अगर नेक्स्ट क्रॉप हम लोग सनफ्लावर या सोयाबीन लगाते हैं तो यहाँ पे इंटरफेयर करता है। तो बायो ऐसे मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एनालिटिकल मेथड जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन या फिर पोटेंसी किसी सब्सटेंस का, किसी भी इफेक्ट अगर वो शो कर रहा है उस प्लांट में। तो जैसे जो एट्रोजिन है ये मेनली इंटरफेयर कर देता है। अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्रॉप अगर मेज, शुगरकेन, सोरगम में मान लो कि हम लोग ग्रो करते हैं, अगर एक क्रॉप है, एक सॉरी एरिया है, लैंड है, यहाँ पे हम लोग मेज, शुगरकेन, सोरगम तीनों को ग्रो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एट्रोजिन का इफेक्ट डालते हैं,
ठीक है, यहाँ पे एट्राजिन यूज किए। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सक्सेसर क्रॉप है वो कौन सा ग्रो कर रहा है, मान लो सनफ्लावर या सोयाबीन अगर ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एट्राजिन है ये इफेक्ट कर देता है सनफ्लावर या सोयाबीन के क्रॉप में। रेसिडुअल इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है इस हर्बिसाइड का। तो इसलिए यहाँ पे जो है, जो इंडिकेटर प्लांट है बायोस ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, सोयाबीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को हिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। उस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो उसमें आपको पीडीएफ दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा। इसके अलावा आपको डेली जॉब अपडेट्स दिया जाएगा, जिससे आप टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाइएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को वहाँ पे आप डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ये रिपीट भी हुए हैं काफी एग्जाम्स और हो सकते हैं एग्जाम्स में। और स्पेशली जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको आपको रिवाइज करना होगा, तभी आप वो ठीक से याद कर पाएंगे और फिर एग्जाम में सही आंसर मार्क कर पाएंगे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।